हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। और मिसलेनियस क्वेश्चंस का ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटर नेम्ड अबुल हसन वॉज ए कॉर्टियर ऑफ विच रूलर। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अबुल हसन नामक चित्रकार था ये किस शासक का दरबारी था। तो अबुल हसन जो है ये मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जहांगीर का जो शासनकाल हुआ है ये कब से कब तक हुआ है, तो 1605 से 1627 तक जो है जहांगीर का शासनकाल था। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमान की उपाधि से भी सम्मानित किया था। नादिर उज जमान का मतलब क्या होता है? नादिर उज जमान का मतलब होता है युग का आश्चर्य। युग का आश्चर्य जो है इसका मतलब होता है नादिर उज जमान। और नादिर उज जमान की उपाधि दी गई थी अबुल हसन को, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। याद रखिएगा, अबुल हसन जो चित्रकार था ये किस शासक का दरबारी था, तो ये था जहांगीर का। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये स्थित है गोवा में। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। और इसको मालेम राष्ट्रीय उद्यान, क्या मालेम नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये गोवा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। याद रखिएगा कहाँ पर है? गोवा में है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर व्हेन वी कॉल इट एसिड रेन। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर उसे अम्लीय वर्षा की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्लीय वर्षा की संज्ञा देते हैं। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अम्लीय वर्षा यानी कि उसका नेचर कैसा होगा? अम्लीय होगा, यानी कि एसिडिक होगा। तो देखिए, अम्लीय वर्षा की संज्ञा उसे तब दी जाती है जब उसका पीएच जो है 5.5 या फिर 5.5 से कम होता है। और अम्लीय वर्षा होती कब है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो वर्षा का जल होता है उसके साथ मिल जाते हैं और वर्षा के जल को अम्लीय कर देते हैं। उसे ही कहा जाता है एसिड रेन। याद रखिएगा, इसका पीएच कितना होता है? 5.5 या फिर उससे भी कम होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वर द इलेक्शंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई से अगस्त 1946 में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which is that part of constitution for which a person can directly go to the supreme court to get it implemented। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो ये है पार्ट 3, यानी कि भाग 3 को लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। अब पार्ट 3 में क्या है, तो पार्ट 3 में जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं अनुच्छेद 12 से 35 में। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो उनको लागू करवाने के लिए जो है व्यक्ति उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। और जिनको लागू करवाने के लिए जो है जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है ये रिट्स जारी करते हैं। क्या रिट्स जारी करते हैं? रिट कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को 226 आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत जो है रिट जारी करने का
अधिकार प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा भाग 3 में दिए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए जो है व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर विच कॉन्फ्रेंस डिड द स्वदेशी मूवमेंट बिगिंस। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है ये बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी। बनारस अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्वदेशी आंदोलन था, ये स्वदेशी आंदोलन क्यों किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और स्वदेशी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे ये कौन थे? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। ये जो हैं ये स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बनारस सेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द मेन फार्मर लीडर ऑफ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के जो प्रमुख किसान नेता थे ये थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने जो है महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण जिले में किसानों की दुर्दशा से अवगत करवाया था और उन्हें आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया था। चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार के चंपारण में जो है 3 कटिया पद्धति जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाई गई थी। 3 कटिया पद्धति क्या था कि जो किसानों की भूमि थी, किसानों की भूमि के 3/20 भाग पर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। किसकी? नील की खेती करने के लिए जो है उन्हें मजबूर किया जाता था। और इसी के विरोध में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता के रूप में जाना जाता है राजकुमार शुक्ला को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स। निम्नांकित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है? तो देखिए कॉरपोरेट टैक्स यानी कि निगम कर जो है ये डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स ये भी जो है डायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन कस्टम ड्यूटी जो है ये कोई भी डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्नेटाइट इज द ओर और मिनरल ऑफ विच मेटल। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या फिर खनिज है? तो देखिए फ्रेंड्स, कार्नेटाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क होता है। किसका? यूरेनियम का अयस्क है कार्नेटाइट। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, द्विनाम पद्धति क्या है? तो देखिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों, उनके नामकरण के लिए जो है बाइनोमियल सिस्टम लाया गया था। बाइनोमियल सिस्टम में क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर के बना होगा। पहला नाम जो है ये रिप्रेजेंट करेगा उसके जीनस को, और जो दूसरा नाम होगा वो उसकी स्पीसीज़ को जो है रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है 2 नामों से मिलकर के बना होगा, जीनस और स्पीसीज। ये था बाइनोमियल सिस्टम। और ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। कैरोलस लिनियस ने जो है बाइनोमियल सिस्टम दिया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू अपॉइंट 1 person एज द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट्स। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ है जिसके द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो ये हुआ था 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में जो है ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा इसमें जो आर्टिकल 153 था, इसमें पहले क्या प्रावधान दिए गए थे कि कोई भी एक व्यक्ति जो है एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया आर्टिकल 153 में, और इसमें ये जोड़ा गया
कि कोई भी व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 7वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1956 में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जयदेव द ऑथर ऑफ गीत गोविंद वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो देखिए फ्रेंड्स, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था जयदेव के द्वारा। और जो ये गीत गोविंद है ये किस पर आधारित है? तो ये राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं पर आधारित है गीत गोविंद। किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। और ये किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन के। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द रिपोर्ट ऑफ हंटर कमीशन स्पेशल एम्फेसिस वॉज गिवन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हंटर कमीशन था इसका गठन कब किया गया था? तो 1882 में जो है इसका गठन किया गया था। और हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी इसमें किसके विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? तो प्राइमरी एजुकेशन पर। प्राइमरी एजुकेशन पर जो है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग विच बुद्धिस्ट काउंसिल वर विनय पिटक एंड सुत्त पिटक कंपोज्ड। किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई थी? तो किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई थी? तो पहली बौद्ध संगीति के दौरान। पहली बौद्ध संगीति के दौरान जो है विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई थी। और पहली जो बौद्ध संगीति थी ये कब की गई थी? तो 483 ईसा पूर्व में जो है ये आयोजित की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो राजगृह में। राजगृह में जो है पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इसी के दौरान जो है विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 इन हाउ मेनी प्रोविंसेस डिड कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? तो 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? तो 8 प्रांतों में। 8 प्रांतों में सरकारें बनाई गई थी। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई होम। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया गया था बीडल एंड टॉटम के द्वारा। किसके द्वारा? बीडल एंड टॉटम के द्वारा दिया गया था एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्ट गेव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत था ये किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा जो है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया गया था। और इसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गैस रिलीज फ्रॉम पैडी इज। धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स, धान से जो निकलने वाली गैस है ये है मीथेन। कौन सी? मीथेन गैस जो है ये धान के खेतों से निकलती है। और धान के खेतों से मीथेन गैस क्यों निकलती है? तो देखिए फ्रेंड्स, धान के खेतों में एक बैक्टीरिया होता है जो कि जो मीथेन गैस है उसको प्रोड्यूस करता है। तो याद रखिएगा, धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द हाईएस्ट। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटी जो है ये सबसे ज़्यादा किस स्थान पर होती है? तो ये होती है पोल्स पर, यानी कि ध्रुव पर जो है सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट। पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, पखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पखुई वन्यजीव अभयारण्य। और इसको पक्के वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाता है पखुई वन्यजीव अभयारण्य, यानी कि पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द सेंट्रल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान या फिर सेंट्रल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लैंड रिवेन्यू सिस्टम क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश प्रोवाइडेड ग्रेटर सिक्योरिटी टू फार्मर्स? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजों के द्वारा कुछ भू राजस्व प्रणालियाँ यानी कि व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उनमें से पूछा है कि उन प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। तो इनमें से देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है बाकी भू राजस्व प्रणालियों के कंपैरिजन में जो है कृषकों को ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है किसानों को भूमि का सीधा स्वामित्व प्राप्त था और वे राजस्व सीधे सरकार को देते थे, बीच में कोई भी जमींदार नहीं था। और ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये कब लागू की गई थी? तो 1792 में ये लागू की गई थी। और किसके द्वारा लागू की गई थी? तो सर थॉमस मुनरो के द्वारा जो है ये लागू की गई थी। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्सिडियरी ट्रीटी वॉज ब्रॉट बाय वेलेजली, द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन इट? सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई थी, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? तो देखिए फ्रेंड्स, सहायक संधि जो है ये किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये वेलेजली के, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है सहायक संधि लाई गई थी। और ये एक ऐसी संधि थी जिसमें जो रियासतें थी ये अपनी सेनाओं को ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर देती थी और बदले में जो ब्रिटिश कंपनी थी वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती थी। तो ये थी सहायक संधि। अब इसमें पूछा है कि सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया था या फिर किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? तो देखिए होलकर जो है इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। होलकर जो है ये मराठा साम्राज्य का एक राजवंश था जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। बाकी पेशवा, भोसले और सिंधिया इन सब ने जो है सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वॉज नॉट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा ऐसा शासक था जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहा था? तो ये थे चंद्रप्रद्योत जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चंद्रप्रद्योत थे ये कौन थे? तो ये भारतीय महाजनपद अवंती के शासक थे। किसके? अवंती के शासक थे। और इन्होंने प्रद्योत वंश की स्थापना की थी। और ये बिंबिसार के, किसके? बिंबिसार के समकालीन थे। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी चंद्रप्रद्योत। बाकी अशोक, कनिष्क और प्रसेनजीत जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकोलो कॉन्टी वॉज अ ट्रैवलर फ्रॉम विच कंट्री? निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? तो निकोलो कॉन्टी जो है ये इटली का यात्री था। कहाँ का? इटली देश का यात्री था निकोलो कॉन्टी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ओपनड? भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर खोला गया था? ऑप्शंस हैं दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान या फिर मुंबई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।